नमस्कार, मेरा नाम है तृप्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाउड 05। तो आज हम बात करने वाले हैं देहरादून की जानी मानी नुपुर गुप्ता मैम, जो कि डांस गुरु के नाम से देहरादून में जानी जाती है। और यही नहीं, मैम एडवोकेट भी हैं, पॉलिटिशियन लाइन में भी और पब्लिश राइटर भी हैं। तो अब मेरे से ज़्यादा बेहतर मैम ही अपने इंट्रोडक्शन दे सकती है, तो चलिए जानते हैं मैम की जुबान। तो मैम बताइए थोड़ी सी अपने बारे में। नमस्कार। देखिए, पहले अगर हम डांस का लेते हैं एज ए डांस गुरु, तो 2 साल की एज से मैंने डांस स्टार्ट किया और सीखना तो थोड़े 5-6 साल में शुरू किया। कथक मेरा बेस है और मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पिता जो है अमर शहीद हैं, और मैं बहुत छोटी थी तब वो शहीद हो गए थे। हम लोग नाना जी क्या रहे, लेकिन वहाँ पे मेरे नाना जी खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बहुत एजुकेटेड थे। एंड आई बिलोंग टू जमींदार फैमिली ऑफ आगरा। तो मतलब बहुत ब्रॉड माइंडेड और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फैमिली थी हमारी। तो कोई किसी तरह की रोक नहीं थी कि लड़कियों पे कुछ हो। तो हमें उतनी आज़ादी मिली कि आप जो करना चाहते हैं करें, और पूरी मेहनत से और पूरे कॉन्फिडेंस से करें। तो इसलिए डांस सीखना या डांस को पसंद करना या उसमें प्रैक्टिस करना या उसमें एक्सीलेंस पाना, मतलब परिवार की तरफ से कोई मुश्किल नहीं हुई। और उसके बाद मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई, 17 साल में। मैं BA फर्स्ट ईयर में थी। और तो उसके बाद भी आई एम वेरी लकी कि मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने और मेरे लॉज ने भी कभी किसी बात पे आपत्ति नहीं की। और उसके बाद भी मेरी जो डांस की जर्नी है वो चलती रही। और अनफॉर्चुनेटली 2007 में एक्चुअली मैं कभी डांस एकेडमी नहीं चाहती थी खुलना, लेकिन मेरी जो मदर थी वो खुद एक गुरु थी, डॉक्टरेट थी। तो वो मुझे कहती थी कि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है, तो तुम्हें ईश्वर ने इतनी कला दी है, तुम सिखाओ लोगों को। और उसके बाद जब 2007 में एक्सीडेंटली शी एक्सपायर्ड, तो मुझे एहसास हुआ कि जो वो चाहती थी मैं वो करूँगी तो वो जहाँ भी होंगी वो खुश होंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र मैंने एकेडमी खोलने का फैसला किया। और आज से 15 साल पहले इस एकेडमी की नींव रखी गई और मेरी माँ ही उसकी प्रेरणा स्रोत थी, डॉक्टर सर्वेश कुमारी शर्मा। तो इट इज़ फर्स्ट कमर्शियली डांस एकेडमी। और उस समय लोग पूछते थे कि आप डांस सिखाएंगे, कि आपको लोग पैसे देंगे? क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ जैसे घर के कमरे में सिखा दिया, छोटे मोटे स्तर पर सिखाया जाता था, इसको कमर्शियली या प्रोफेशनली नहीं सिखाया जाता था। तो ये पहली एकेडमी थी और मुझे पूरा विश्वास था कि आप अच्छा सिखाएंगे, आप क्वालिटी देंगे, तो क्यों नहीं बच्चे आएंगे और क्यों नहीं आपको बिजनेस मिलेगा। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, भगवती की कृपा से, वो कहते हैं ना कि मेहनत मेरी रहमत तेरी। तो बस वही रहा सफर में कि मेहनत मैं करती गई और कृपा भगवती बरसाती गई। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। देहरादून में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ मैं एज अ जज नहीं गई हूँ। DID जूनियर में हरिद्वार में मैंने जज किया था, और भी बहुत ढेर सारे हैं। और इसके अतिरिक्त बड़ी संस्थाओं से, जैसे आप देख भी रहे हैं कि बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला डांस गुरु के तौर पे। और हमारा मोटो है अटेन एंड स्प्रेड, कि जो चीज़ हमें कला मिली है उसको हम आगे बढ़ाएं। और इस दिशा में हम एक कदम ये भी कर रहे हैं कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको भी हम बहुत कंसेशनल रेट्स पे, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी ग्रूम करते हैं, ट्रेन करते हैं। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो सीखना चाहते हैं वो सीखे और अच्छा सीखे, और फाइनेंसेस हैं या कोई भी चीज़ उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो इस तरह से है। और आज हम लोग यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं। काफी लकी है मैम आपकी मम्मी की, आपने उनका सपना पूरा किया और आज इतने अच्छे ओहदे में खड़ी है आप मैम। काफी आपको उसके लिए भी अप्रिशिएट करते हैं। आपने मम्मी का सपना पूरा करती जी कि मेरी मम्मी लकी नहीं है, मैं लकी हूँ। आप तो लकी है, आपको भी उनकी आप मम्मी इस बार लकी है कि आपकी इस बेटी मिली कि आप उनका सपना पूरा कर दिए। काफी अच्छे से मेरे पिता के जाने के बाद उन्होंने माता पिता दोनों का फर्ज निभाया। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। उस क्षेत्र के लोग उनको साक्षात दुर्गा कहते हैं आज। वो इतनी बोल्ड थी कि उन्होंने मुझे बंदूक चलाना सिखाया। मैं रिवॉल्वर, दुनाली, नाली सब चला लेती।
तो आत्मरक्षा के सारे गुण सिखाए कि अपने आप बनो, कार ड्राइविंग वगैरह सब कुछ, कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, किसी पर निर्भर मत रहो किसी भी चीज़ के लिए। तो वो चीज़ हमने उनसे सीखी। तो मैम काफ़ी टैलेंटेड भी हैं। तो मैम एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपका एडवोकेट है, आपका एडवोकेसी में भी है और साथ में डांस, तो ये दोनों चॉइस बिल्कुल अलग ही है। तो मतलब आपने कैसे मैनेज करके अपने कार्यक्रम में इसमें कंटिन्यूटी बना के रखे? देखिए तृप्ति जी, वैसा है ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो क्योंकि मैं भगवती की उपासिका हूँ, तो मैं कहती हूँ जहाँ माँ वहाँ राह। तो माँ जो है वो आपको राह दिखाती है कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि हम करना चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मेरी चॉइस थी, मैं करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, तो मैं पढ़ी। फिर लोग कहते हैं बच्चा हो जाता है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है करना, पर बच्चे के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। वकालत तो मेरा बेटा 4-5 साल का था तब मैंने की। तो अगर हम करना चाहते हैं, अगर हमारे डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है और घर वालों का सपोर्ट है, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और वकालत मैंने शादी के बाद की, और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्योंकि मेरा एक मूल मंत्र ये था कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं वकालत कर रही। मेरा ये था कि जो लोगों को मैं जस्टिस दिला सकूँ तो वो मैं दिलाऊँ, क्योंकि अगर मेरी पढ़ाई की है, अच्छे से पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दिलाई है, उसका हम अच्छा इस्तेमाल करें। और मतलब जो लोग एग्रीव पार्टी है, इसीलिए मैं कंज्यूमर्स में गई, और मैक्सिमम केसेस में कंप्लेनेंट की तरफ से ही लड़ती हूँ जो एग्रीव होता है, और ईश्वर की कृपा से मैं 99.9% केसेस जीतती हूँ। तो उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। काफ़ी इंस्पायर कर रही मैम आप मुझे भी, और मैं भी आपकी तरह राह में चढ़ना चाहती हूँ। और मैम साथ ही साथ मेरे को बस आपसे इतना करना है कि आपने जो ये साथ एडवोकेट भी है, आप डांसर भी है, आप पॉलिटिशियन लाइन में भी है, मैंने ये समझ में आया। तो मैम आप एक थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दीजिए, पॉलिटिशियन लाइन में आपने कब ज्वाइन किया? देखिए वैसे तो जो मेरी मदर थी वो काफ़ी पहले पॉलिटिक्स में थी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, और उनको बचपन से देखते थे कि मीटिंग में जा रही है, तो वो चीज़ एक रही। मेरे दादाजी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, और वो भी राजनीतिक लाइन में थे, तो वो चीज़ कुछ परिवार से भी आई। इसके अतिरिक्त 2012 में जब मैंने देखा, में बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, पर मैंने देखा कि जब हम लोग कुछ करना तो चाहते नहीं हैं, कीचड़ में उतरे बिना हम चाहते हैं हमें साफ जगह मिले। तो जब तक आप कीचड़ में उतरेंगे नहीं, झाड़ू उठाएंगे नहीं, साफ करेंगे नहीं, तो स्वच्छ वातावरण कैसे होगा? तो इस चीज को देखते हुए मैंने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय किया कि कम से कम अगर अच्छे लोग, हम कहते हैं भाई डाकू आ रहे पॉलिटिक्स में, बदमाश आ रहे, गुंडे आ रहे, भाई जब अच्छे लोग आएंगे ही नहीं, पहल ही नहीं करेंगे, तो फिर जिसको मौका मिलेगा वही आएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे लोग आए, तो अच्छे लोगों को पहल करनी पड़ेगी। और पॉलिटिक्स एक बहुत मेहनत का फील्ड है, एक डिटर्मिनेशन का फील्ड है, अप्स एंड डाउन सब फील्ड्स में होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ वातावरण और एक अच्छा राष्ट्र बने, तो जो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा, तभी एक बेटर और आप अच्छे पॉलिटिक्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ मैं पॉलिटिक्स में आई, क्योंकि उस समय आई वॉज वेरी वेल एस्टैब्लिश, मैं एक सक्सेसफुल लॉयर थी, एक सीनियर अधिकारी की पत्नी थी, मेरे पति उस समय ऐसे थे UPCL में, और सारा कुछ होने के बावजूद अगर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करती हूँ, कुछ हमारी राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी होती है, अपने समाज के प्रति भी होती है, सिर्फ अपना ही नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों के मद्देनजर मैं पॉलिटिक्स में आई, और लकीली मुझे विधायक पद का टिकट मिला बहुजन समाज पार्टी से। मैंने तन मन धन पूरी तरह से चुनाव लड़ा, और लोगों में ये मैसेज गया कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड लड़की, उच्च अधिकारी की पत्नी, एक सक्सेसफुल लॉयर भी पॉलिटिक्स में आ सकती है, और एक क्लीन जो है वातावरण देने के लिए उन्होंने पदार्पण किया। और फिर तब से वो जर्नी चलती रही। उसके बाद हमने अपना ट्रस्ट, मेरे जो पिता है अमर श्री जगन्नंदन शर्मा, उनके नाम से खुला, उसके माध्यम से, और मेरी यूपी डांस अकेडमी के माध्यम से हम लोग समाज सेवा के कार्य करते रहे, जिसमें हमारे जो पदाधिकारी थी सबका बहुत सहयोग रहा, और आज भी वो जो है चीज़ें कंटिन्यू हैं। तो पॉलिटिक्स कोई बहुत छोटा सा टर्म नहीं,
अगर आप कोई चीज़ राष्ट्र की भावना से करते हैं, किसी के लिए बेटरमेंट के लिए करते हैं, तो वो पॉलिटिकल उसमें आ जाता है। और आज ईश्वर की कृपा से मैं प्रयासरत हूँ कि मैं जो देश के विकास में अपना योगदान दे सकूँ और जो भी तन मन धन से कर सकती हूँ। आज मैं बसपा में प्रदेश स्तर पे प्रदेश सह संयोजिका हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की, और पार्टी की ओर से मुझे बहुत समर्थन मिलता है, बहुत उत्साह वो लोग बढ़ाते हैं मेरा कि मैं आगे बढ़ूं और अच्छे काम करूं। इसके साथ ही साथ जो हमारा ट्रस्ट है वर्षित रघुनंदन शर्मा, उसके पेडिस्टल पे उस पर हम लोग कई सारे जन जागरण कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारे 8 प्रकल्प हैं, जैसे कि पर्यावरण है, जल संचय है, महिला सशक्तिकरण है, बाल विकास है, और भारतीय संस्कृति है, भारतीय लोक कलाएं हैं, स्वास्थ्य है। उसमें स्पेशली फर्स्ट एड कैसे, कई बार हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, जैसे आजकल ब्रेन स्ट्रोक के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि फर्स्ट एड क्या करना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे। अगर सही फर्स्ट एड मिल जाए तो जीवन बच सकता है, इसलिए हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं एक बहुत मुख्य मुद्दा उठाना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति, हम मतलब कहते हैं तो हमारी जो संस्कृति है, चाहे हमारा पहनावा है, चाहे हमारी बोली है, बोलियां हैं, अलग अलग भारत में बहुत सारी विविधता है, तो अलग अलग हमारी बोलियां हैं, पहनावे हैं, खान पान है, तीज त्योहार, सब संस्कृति में आते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं, जब वो समझेंगे, क्योंकि देश के कर्णधार तो युवा ही है। तो जब आपके जैसे युवा जब समझेंगे तो वो उस चीज को आगे ले जाएंगे और आगे स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का प्रयास रहता है। और अभी है कि मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ राजनीति में और आगे भी रहने का रहता है। और बस यही एक मोटिव है कि अच्छे काम करें, जिससे एक अच्छा मैसेज है और अच्छा समाज हो। ओके मैम, थोड़ी सी आप अपने इंस्टीट्यूट में जो आपका डांस का इंस्टीट्यूट है, तो आप इसमें कौन से डांस वगैरह सिखाते हैं, आप क्या थोड़ी सी अपने हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हाँ जरूर। और कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इतना इजी हो जाएगा कि हाँ, जो भी अपकमिंग बच्चे लोग इजी हो जाएगा आपसे कांटेक्ट करने में। बिल्कुल। देखिए, ये राजपुर रोड में राज प्लाजा में 2nd फ्लोर पे हमारी अकेडमी है, और इसमें हम लोग जैसे अलग अलग जो हेयर स्टाइल्स ग्रूम करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। मुख्य रूप से जैसे कथक है और सेमी क्लासिकल है। सेमी क्लासिकल मीन्स इट्स अ ब्लेंड ऑफ कथक एंड भरतनाट्यम बेस्ड ऑन एनी गुड सॉन्ग। और इसके अतिरिक्त जो है बॉलीवुड वेस्टर्न है, बॉलीवुड स्टाइल है, फ्यूजन है, फोक है। इसके अतिरिक्त हम लोग वेडिंग या किसी फंक्शन के लिए कोरियोग्राफीज भी कराते हैं, तो मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और इसमें हम लोगों ने पिछले सालों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं में कोरियोग्राफी कराई है, जैसे कि आपका लिस्बना है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, IS अकेडमी मसूरी में, उनको हम लोगों ने ग्रूम किया। सेंट जॉर्जेस स्कूल मसूरी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हम लोगों ने ग्रूम की। तो हमारा मकसद वही है कि अच्छा काम करना और सीमित काम करना। वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। तो मैम एक और चीज कि आप एक पब्लिक राइटर भी है, तो आप जरा बताइए कि मैम थोड़ी सी आप सुना दें अगर प्यारी सी कविता। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी डिटेल में कि जब मैं 10 साल की थी, मैं तब से लिख रही हूँ। और शुरू में होता था स्कूल में कि किसी को विश्वास नहीं होता था कि हमारी 5th 6th क्लास की लड़की पोएम लिख सकती है। तो कई मेरे क्लासमेट्स, टीचर्स मुझे उसी समय टॉपिक देते थे, अच्छा तुम लिखती हो, इस पर लिख के बताओ बेटा। अब जिसको ईश्वर ने हुनर दिया है वो तो लिख ही देगा। तो धीरे धीरे फिर लोगों को हाँ नहीं भाई ठीक कह रही है, नूपुर शर्मा जो है लिखती है। और मेरा पैन नेम है नूपुर शर्मा रघु, क्योंकि मेरे फादर का नाम है रघुनंदन शर्मा, तो शुरू से मैंने उन्हीं का लगाया सरनेम जो है अपना। और 9वीं क्लास में थी मैं, तब मेरी पहली कविता पब्लिश हुई। मैं स्कूल मैगजीन छपी थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और वो पोएम मैंने अपने फादर के लिए ही डेडिकेट की थी, क्योंकि मेरे फादर ही मेरा इंस्पिरेशन है। और वो बहुत एक बहादुर पुलिस अधिकारी थे, बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी थे और बहुत खूबसूरत और आकर्षक पुलिस अधिकारी थे। और उनका सिलेक्शन रॉ में हो चुका था। और
उससे 15 दिन पहले ही उनकी शहादत हो गई। तो ये है कि जो मतलब वो ही मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे फादर। तो पहली कविता उनके लिए ही मैंने लिखी थी। उसके बाद फिर 7th क्लास में हमारा एग्जीबिशन हुई स्कूल में, तो उसमें मेरी पोइम्स एग्जिबिट हुई। और हाँ, ये है कि मैं सीरियस टॉपिक्स पे ही लिखती थी। मैंने कभी ऐसी कविताएं नहीं लिखी जैसे बच्चे लेते हैं बंदर तोते होते, उनका अलग ही एक वो होता था रॉ। और आज मैं समझती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपना काव्य संग्रह प्रकाशित कराने का अवसर मिला, जिसमें मेरे परिवार का, जो लोग मेरे लिए काम कर रहे थे, सहयोगियों का पूरा सहयोग मिला। और उसके अलावा जो हमारे पाठक हैं उनका सबका मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया सब लोगों को। और उसमें सब तरह की ही कविताएं हैं, सब टॉपिक के हैं। बस एक मेरा ये चीज जरूर रही कि जब मैंने जो कविता लिखी, हर कविता में एक मैसेज है। मैंने एक सैनिक कविता भी लिखी है, मैं छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर रही थी मैं। हापुड़ में काव्य संग्रह था, कवि सम्मेलन था, तो वहाँ पे मैंने, मेरी कविता है सैनिक, बहुत टचिंग है और बहुत ही अच्छी कविता है। तो मैंने जब वो कविता पढ़ी तो वहाँ का माहौल बहुत ही मतलब संजीदा हो गया। और जितने हमारे पुलिस वाले भाई थे, क्योंकि मेरे फादर खुद पुलिस में थे, सब लोग बहुत इमोशनल हो गए। और उसके बाद कवि सम्मेलन की जो मतलब जो डायरेक्शन था, उसका रास्ता ही बदल गया, क्योंकि उस कविता को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद जिसने भी कविता पढ़ी देश प्रेम की ही पढ़ी। तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा कि मैडम आपने कवि सम्मेलन लूट लिया, ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त का कवि सम्मेलन चले। तो लिखने में बहुत शक्ति है, कहते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो अगर हम उसका सही और अच्छा इस्तेमाल करें तो ना हम सिर्फ अपने बच्चों को, बल्कि अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को, समाज को, राष्ट्र को और समस्त विश्व को एक बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। और अब जैसा कि आपने कहा, तो मैं आपको एक अपना शेर सुनाऊंगी। और एक मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता है, आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित होती है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगी। पहले मैं आपको कविता सुनाती हूँ। मैं था पत्थर सादा सा बहती नदी का, मैं था पत्थर सादा सा बहती नदी का, न जाने किस शिला से टूट कर हो लिया था संग उसके। दर्द टूटन और सभी और बिछुड़न का सभी कुछ बह चुका था, चल रहा था संग बनकर उसी का। पर कथा अपनी अभी थी शेष, एक दिन वह मूर्तिकार महान खोजता आया पाषाण, एक दिन वह मूर्तिकार महान खोजता आया पाषाण, पड़ा उसके हाथ क्या मैं देवता बन हुआ दुखे मन। अब पुजारी भक्त नक्षिर, अब पुजारी भक्त नक्षिर, लगाकर चंदन चढ़ाकर मुझ पर फूल कर रहे वंदन नमन। अब मैं बन चुका था पात्र उनकी भावना, श्रद्धा सभी का मूल। सोचता हूँ मध्य मंदिर में विराजे उस जलमई यात्रा की कहानी, कि अब मैं हूँ निशानी, हूँ तो मैं अब भी मूलतः पाषाण, हूँ तो मैं अब भी मूलतः पाषाण, पर बन गया भगवान, दे देता है महत्ता सभी को स्थान, दे देता है महत्ता सभी को स्थान। और देखिए, एक पत्थर पड़ा है तो वो पत्थर है, और कुछ समय बाद पता चला उसी को पूजित करते हैं, वही देव बन जाता है। तो स्थान का बहुत ही महत्व है। और अंत में मैं आपको एक मेरा बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध शेर है, वो मैं आपको, और वो मैंने अपने लिए ही लिखा था। होता है कि लोग कभी किसी के लिए लिखते हैं, कभी किसी के लिए लिखते हैं। मैंने अपने लिए लिखा था क्योंकि एक दफा मेरे हस्बैंड घर आया और बोले कि तुम लिखती हो, पर एक मैं बहुत बड़ी शख्सियत से मिला तो वो आकलन करेंगे तुम्हारी कविताओं का, तब पता चलेगा तुम्हें कितना आता है। मैंने कहा हे भगवान मेरी लाज रख लेना, क्योंकि बचपन से जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे सब कहते थे भाई कुछ बात है, अच्छा लिखते हो। हम कह रहे हो क्या गए, वो थे पंडित जी श्रीमान गिरजा शंकर त्रिवेदी जी, अब स्वर्गवासी हैं। उन्होंने मेरी कविताएं देखा था कि नुपुर जी आप मिट्टी से जुड़ी कवित्री हैं, अच्छा पढ़िए और अच्छा लिखिए, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और इससे भी अच्छा लिख सकती हैं। तो उनके चंद शब्द मेरे लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत थे। और जब मैं वहां से लौटी तो मेरे दिमाग में एक मंथन चल रहा था, जैसे समुद्र मंथन होता है ना,
हस्बैंड ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा और उसका जिस्ट क्या है। तो जो उसका निचोड़ निकला वो ये शेर निकला कि कुछ तो बात होगी मेरे वजूद में, कुछ तो बात होगी मेरे वजूद में, यूं ही कोई किसी का दीवाना नहीं होता। थैंक यू। वाह, तो काफी अच्छा लगा मैम आपसे बात मुझे करके। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए, हमारे लिए काफी थैंक यू सो मच मैम। और आप मिलते हैं नए व्यूवर्स के साथ, न्यू के साथ और नए शख्सियत के साथ। तो देखते रहिए न्यूज़ नाउ। थैंक यू।